वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं क्या कि फ्रिक्शन क्या है ना। तो क्योंकि क्लास 8 में बेसिक कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए हम सबका ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेटेड सिचुएशंस रहेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं वही, उसके अलावा भी आप फिजिकली बहुत सारी एग्जांपल्स ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो कि एनसीईआरटी में ही एक एग्जांपल दी हुई है कि एक टेबल है, एक जैसे मान लीजिए यही बोर्ड को हमने टेबल की तरह से रख दिया है, इसके ऊपर बुक है, बुक को ढकेल दिया है। क्या होगा? थोड़ी दूर जाएगी, हल्का सा थोड़ी दूर जाएगी, रुक जाएगी तुरंत। क्यों रुकी? क्योंकि इसके ऊपर अगेंस्ट एक फोर्स लगा है। ठीक, इसी तरह से हम दूसरी बात करते हैं कि स्विचिंग ऑफ द की ऑफ ए रनिंग बाइक। कोई बाइक जा रही है या कार जा रही है, उसका स्विच बंद कर दिए। ठीक है, उसका इंजन वर्क करना बंद कर देगा और तब क्या होगा? थोड़ी देर दूर जाने के बाद गाड़ी रुक जाएगी। इसी तरह से साइकिल चला रहे हो तो साइकिल में भी क्या पैडल मारना छोड़ दोगे, कुछ समय बाद रुक जाएगी। इसका मतलब ही यही कि आपके मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या है, तीसरा क्या कहें, साइक्लिंग अगेंस्ट द विंड स्पीड। ऐसी बात नहीं है कि सॉलिड सरफेसेस के बीच ही फ्रिक्शन लगता है। अब जैसे क्या है, हम साइकिल चला रहे हैं, आंधी आ रही है उधर से बड़ी तेजी से, आंधी की मतलब हवा की स्पीड हमारे अगेंस्ट है, देन व्हाट विल हैपन? बड़ी कस के पैडल मारना पड़ेगा। ठीक है, पसीना तो नहीं आएगा क्योंकि हवा चल रही है, पर क्या है, पैर दर्द करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अभी तक मैं ग्राउंड के फ्रिक्शन की बात कर रहा था। ये क्या है, ये फ्रिक्शन किसके कारण से हुआ? एयर के कारण से, मीडियम के कारण से। इसी तरह से क्या है, किसी नहर वगैरह में से तालाब में दौड़ पाना या पानी अगर भरा हुआ तो उसके अंदर दौड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे भी अगेंस्ट फोर्स लगता है। लास्ट आपका एक एग्जांपल और दे रहे हैं कि राइटिंग ऑन ए पेपर क्या होगा जी। अगर सिंपली सोच लीजिए, ये आप पेन से या पेंसिल से पेपर के ऊपर लिखते हो, तब भी क्या होता है कि फोर्स लगता है जो कि पेंसिल के या पेन के मोशन को रोकता है। ठीक, पर वहां अरेंजमेंट हमारे जो जो ये पेंसिल का लीड है वो ग्रेफाइट का होता है, तो ग्रेफाइट घिसता हुआ जाता है, घिसेगा, जिससे कि आपको राइटिंग दिखाई देगी। जबकि उसमें बॉल पॉइंट पेन में जो क्या होता है, बॉल होती है छोटी सी, और वही बॉल क्या है, इंक से लिपटाते हुए घूमती रहती है, और एज ए रिजल्ट हमें राइटिंग दिखाई देती है पेपर पे। और सोच लीजिए कि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स यहां ना लगे, जो पेपर पेंसिल को या पेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, वो ना लगे। जैसे हम कहें, सिम पेपर के ऊपर आपने पैराफिन वैक्स लगा दिया, बिल्कुल चिकना कर दिया, लिख लो भाई, यहाँ तेल लगा के रख दिया तो लिख लो। कैसे लिखोगे? कभी देखे हो? इवन आपकी कॉपी के पन्ने के ऊपर एक ड्रॉप भी तेल का गिर जाता है तो उस एरिया में आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बंद हो गया। तो इसलिए बच्चों क्या है, फ्रिक्शन बंद नहीं हुआ, फ्रिक्शन कम हो गया है, जो कि उस बॉल पेन के अंदर की बॉल को घुमाने के लिए सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए नहीं आ पाया। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी बता सकते हो कि पेन, ये जैसे क्या है, ग्रीस कहीं सरफेस पे लगी हुई है तो उसके ऊपर पानी कितना भी भिगोने की कोशिश करोगे नहीं भीग पाएगा। उसी तरह से क्या है, अगर पेपर के ऊपर तेल लग गया तो उसके ऊपर इंक स्टिक हो पाना मुश्किल हो जाती है ना। वो मतलब विस्कोसिटी और दूसरे के सब रीजंस भी हैं, है ना। तो मतलब क्या है बच्चों की, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो इन सब एग्जांपल्स से एक डेफिनेशन बनी है आपकी, क्या? व्हाट इज द फ्रिक्शन? इट इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हुई जी? डेफिनेशन इसकी, हाँ, द फोर्स between two
two surfaces which force between two surfaces which opposes this the relative motion ठीक है बच्चों। रिलेटिव मोशन का मतलब ये जान लीजिए कि एक जैसे ये हमारा हाथ हो गया, एक हाथ इधर जाएगा और दूसरा हाथ पीछे, ठीक। तो या ऐसे ऐसे ही कि मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा में मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम भी कर दीजिए, which opposes the relative motion। बस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और भी डिफिनेशन दी जा सकती है अलग अलग पर्सन, बस कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक। अब बच्चों इसमें एक थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा टेबल हो गया, ठीक। ये हमारा टेबल हो गया, यहां पे हम बुक कोई रखे हैं, ये बुक हो गई, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, बुक के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में, इज दैट क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बुक के लिए। पर बुक इसके भाई देखिए न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन, हर एक एक्शन का रिएक्शन भी होता है। तो इसलिए क्या है, पर बुक क्या करेगी, इस टेबल को, भाई यहां टेबल का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, बुक के लिए, बुक जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स का ये ऑन टेबल, और ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया क्या है, ऑन बुक। इज दैट क्लियर? समझ में आया जी? मतलब अगर सुनिए एक चीज और हम बता दें, इसी फ्रिक्शनल ये फोर्स तब जैसे बड़ा बना देना है थोड़ा सा, जो ये फोर्स है एफ टी मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऑन टेबल, और दूसरा एफ बी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बुक, ठीक। अब सोचिए एक और बताएं, अगर मान लीजिए टेबल हल्का है और टेबल जो है नीचे जो ग्राउंड के साथ फिक्स नहीं है, तो ऐसी कई सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी कि आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को खींचा, उसके साथ ही साथ नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी खिंचाता है, ठीक है। एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास 3-4 बुक्स का है, 1 2 3, ठीक, और ये टेबल, ठीक है। ये टेबल हो गया, ये क्योंकि टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए इसको शो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब हम कहते हैं कि ये इस बुक को, बीच वाली बुक को हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। बीच वाली बुक को हमने फोर्स लगाया तो ये तो आगे आएगी, तो क्या होगा, इसके साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी आगे आएगी। मतलब मान के चलिए अगर ये बुक यहां तक पहुंच गई तो ये वाली नीचे वाली बुक भी थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, ठीक है। और ये इसी तरह से ये ऊपर वाली बुक भी थोड़ी सी आगे आएगी, ठीक है। तो समझ में आया कि मतलब दोनों फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है।
बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अगर मान लीजिए ये दो हाथ, मानना क्या है ये दो हाथ है मेरे, दोनों को मैंने जोड़ रखा है, इसको इधर खींच रहा हूं तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होगा, और ये पीछे रह रहा है, ये इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा। क्लियर? ठीक। अब हम बात करते हैं आगे की फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से सर। आपके एनसीईआरटी में ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखते हैं बच्चों की फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या एग्जांपल एक आपके जैसे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि केले का छिलका पड़ गया, ठीक है, तो स्टेप ऑन ए बनाना पील, केले के छिलके पे पैर पड़ गया अचानक, तो क्या होगा, अगर ध्यान नहीं दिए तो आप उलट के गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि केले के छिलके के कारण से चिकनाई क्रिएट हुई और हम गिर गए। इसी तरह से अगर मार्बल या टाइल्स के फर्श के ऊपर पानी वगैरह कहीं गिरा पड़ा है तो क्या होगा कि आप क्या होता है कि आप क्या है ध्यान नहीं दिए, तेजी से अगर चल दिए तो तुरंत आप गिर सकते हैं। इसी तरह से हम कहें कि बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में सड़कों पे थोड़ा सा ध्यान से चलने, आराम से चलने की जरूरत। अगर तेज स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा, कहीं टर्न लेना पड़ा तो मतलब फ्रिक्शन कम होने के कारण से तो ये क्या है कि हमारी गाड़ी स्किड कर जाएगी। ठीक है, कई जगह आप सभी ये भी देख रहे होंगे कि अगर ये सड़क पे क्या है बालू वगैरह पड़ा है तो उसके ऊपर भी अगर आप जाएंगे तो क्या है बाइक कार वगैरह से अगर जाने पे क्या है स्किड करने की प्रॉब्लम आती है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो पहली बात क्या है, फ्रिक्शन किसके कारण से, हाँ पहले तो आप नोट कर लीजिए कि फ्रिक्शन इज ड्यू टू ये इरेगुलरिटीज इन द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। ये पहले में लिखना चाहिए था फ्रिक्शन, ये पीछे क्या, फ्रिक्शन इज ड्यू टू ये irregularities in surfaces in contact। ठीक है, जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके बीच की इरेगुलरिटीज के कारण से। और वो क्या करता है, जैसे भाई खुरदरापन होगा, इरेगुलरिटीज रहेंगी, दोनों क्या है इंटरलॉकिंग होगी ड्यू टू, ठीक है। तो ये चीज ये हुआ हमारा फ्रिक्शन इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक, एंड these irregularities interlock to each other for causing friction। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों था पीछे में ही लिखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी कि स्टेप ऑन ए बनाना फील क्यों हुआ, या जो मैंने रेनी सीजन की रोड की स्थिति बताई या मार्बल के ऊपर पानी गिरने की, तो ये सब क्या है, इसका मतलब हमारा कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस। पहली बात जो सरफेस कैसा है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द रफनेस। फ्रिक्शन हाँ डिपेंड्स फ्रिक्शन फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेसेस की रफनेस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेसेस ज्यादा रफ होंगे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और अगर क्या है सरफेसेस चिकने होंगे तो कम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए मोर रफनेस मोर फ्रिक्शन,
more roughness, more friction. Is that clear? More roughness, more friction. Second क्या है कि ये चीज पुलिंग ए ब्रिक ऑन द विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग बैलेंस आप फोटो देख लीजिए, नहीं तो गूगल पे देख लीजिए, है ना, कि क्या होता है. तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है? फोर्स मेजर करने के लिए. वैसे तो कहेंगे वेट भी तो फोर्स ही है, फोर्स मेजर करने के लिए होता है. अब क्या है, एक ईंट है ऐसे, ठीक, पहले इसको इस तरह से खींचे स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है, इस तरह किसी सरफेस के ऊपर रखे, धागा बांध दिए, रस्सी बांध दिए और स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किए. मान लीजिए 10 या 5 kg शो कर रहा है या जो भी है. फिर इसके बाद इस ईंट को फिर से लेटा दोगे, तब खींच के देखोगे, तब भी आपकी रीडिंग वैसे रहेगी. अगर लैब का मैटर रहता मैं दिखा देता, है ना, पर क्या है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो या किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है. ईंट की बात नहीं, कोई भी देखेगा. और इसी तरह से हम कहें इसको क्या है, फिर ऐसे ये ऐसे कर दिया गया, ठीक, इस तरह से इस पोजीशन में खींचा गया. सब पोजीशंस में अगर आप खींचेगा, देखिएगा, फोर्स आपको इक्वल लगाना पड़ेगा, ठीक. अब दूसरी सिचुएशन हम बात कर रहे हैं. अगर इस ईंट के ऊपर हमने क्या पॉलीथीन वगैरह पन्नी चढ़ा दी, जिससे क्या हुआ, चिकना सरफेस हो गया, और फर्श के ऊपर भी थोड़ा सा तेल वगैरह लगा दिया और चिकनाहट हो गई. अब आप खींच के देखिएगा, देन व्हाट विल हैपन, ये क्या है कि आप जो 5 न्यूटन फोर्स, उसकी रीडिंग 5 आ रही थी या 6 आ रही थी, अब क्या है 3 या 4 ही हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है. तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया. चाहे आप ईंट को आप खड़ा रखिए, चाहे बेड़े रखिए, चाहे लेटा के रखिए, 3 सिचुएशंस में आप ईंट को रख सकते हैं किसी सरफेस पे. तीनों सिचुएशंस में इक्वल फोर्स लगेगा. पर क्या है, रफनेस को घटा दिया, मतलब चिकना कर दिया, जैसे पॉलीथीन चढ़ा के, तो इस कारण से फ्रिक्शन क्या घटेगा. इज दैट क्लियर? तो मतलब हम कहेंगे कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया. ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. अब एक नेक्स्ट अब हम कहें, जो ईंट का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, ठीक, अब उसी के ऊपर क्या है, थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया, ठीक है. जैसे मान लीजिए ईंट के ब्लॉक को हम खींच रहे हैं ऐसे, ठीक. अब इसके ऊपर आप क्या है, थोड़ा सा हाथ से ही प्रेशर दे दिया या थोड़ा सा और वेट बढ़ा दिए, ठीक है. एक और ब्लॉक कर दिए, एक और ईंट रख दिए, ठीक. तो अब क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि हमें ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ठीक. इट मीन्स जो वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा था, अब पहले क्या है, अब इसका मास m1 कर दीजिए, इसका मास m2 कर दीजिए, तो दोनों का वेट नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ. तो मतलब क्या है, या ये दूसरा सिचुएशन आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप इसके ऊपर फोर्स और बढ़ा देते हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब आपको और तेज फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल. इस फोर्स को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. जो, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन तो बच्चों ऊपर की तरफ रहेगा, पर क्या है, ये जैसे ये वेट हुआ नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है. ये आप सभी क्या है क्लास 11 में पढ़िएगा. नॉर्मल रिएक्शन पे मतलब जैसे जितना वेट होगा एंड आर विल बी इक्वल टू mg, ठीक. अगर mg को बढ़ा दिया, मतलब एक ईंट की बजाय 2 ईंट रख दिए,
या ऊपर से और आपने प्रेशर दे दिया तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, और जिसके कारण से क्या है, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स क्यों लगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी, या कहिए नॉर्मल रिएक्शन। आपके लेवल पे बच्चों वेट ऑफ द बॉडी ही कहेंगे, पर क्या है आगे जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी तो नहीं है कि अब मान लीजिए यहाँ पे हम दबा रहे हैं, क्या होगा, वेट तो हमारे नीचे की तरफ है, पर क्या है हल्के हाथ से दबाएंगे तो आसानी से हमारा हाथ खिसक जा रहा है, ठीक देख रहे हो। तो और अगर दबा दिए तो कितना भी जोर लगाए हाथ से नहीं खिसक, ठीक है। या किसी आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या है, जो हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा रहे हैं दैट इज द नॉर्मल फोर्स, और उसका रिएक्शन जो हो रहा है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो अब क्या है, ये इट डिपेंड्स अपॉन द वेट, या कहिए नॉर्मल फोर्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ज्यादा वेट होगा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम वेट होगा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। अब इसी तरह से बच्चों देखिए वाइड टायर्स ऑफ साइकिल्स। साइकिल आप कई तरह के देखे होंगे, कई चौड़े से टायर वाली रहती है और कई पतले टायर वाली रहती है। फ्रिक्शन उस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि चौड़ा टायर है या पतला टायर है, फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि उस साइकिल के ऊपर लोड कितना दिया गया है। पर हाँ ये जरूर है कि अगर चौड़ा टायर है और उसमें ग्रिप के लिए बहुत सारे कटिंग्स रहते हैं और ग्रिप बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा हमें जब चौड़ा वाला टायर होगा चलाने में थोड़ा मेहनत भी लगती है, क्योंकि उसकी ग्रिप बढ़ाने के लिए कटिंग्स ज्यादा रहती है। जबकि क्या हम दूसरी बात कहें कि ऐसे ही हम कहेंगे कि ट्रैक्टर और ट्रक वगैरह के टायर्स भी आप देखिएगा बहुत ज्यादा कटिंग रहती है उसमें, है ना, डिजाइन बना रहता है कि ट्रैक्टरों में तो देखोगे बड़ा बड़ा सा निकला रहता है कि मिट्टी में उसे चलना है, तो इसलिए क्या वो बढ़िया से ग्रिप बना पाए, ठीक है। तो मतलब क्या है, कुल मिला के ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कंटेंट मैं बता ही चुका हूं, ठीक, एरिया ऑफ कंटेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेट, या कहिए नॉर्मल फोर्स, कितनी बढ़िया से हमने उसको प्रेस किया है। जितना ज्यादा प्रेस करेंगे, जितना ज्यादा वेट डालेंगे उसके ऊपर, उतने फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है थोड़ा सा, है ना, तो पढ़िए। ओके, थैंक यू।